नर्मदा, मैं अक्षय बड़ोले आप सभी का नर्मदा प्रखर यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम मिलने जा रहे हैं महेश्वर नारमती ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ सदस्य श्री अजय जोशी जी से, जिन्होंने महेश्वर नारमती ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष के पद पर रहकर कई कार्य किए, जो वर्तमान में भी समाज से जुड़े हैं और अपनी ही युवा अवस्था से ही समाज की सेवा में लीन है। ऐसे वरिष्ठ समाज सेवी के आज हम विचार जानना चाहेंगे कि समाज उनके हिसाब से कैसा है, समाज कैसे उन्नति कर सकता है, हम समाज में अपना क्या योगदान दे सकते हैं या एक सामान्य सदस्य को समाज में क्या योगदान देना चाहिए। महासभा को लेकर उनके विचार क्या हैं, आगामी चुनाव को लेकर वो क्या सोच रखते हैं, क्या परिवर्तन आए समाज में, इन सब बातों को लेकर हम मिलने जा रहे हैं श्री अजय जोशी जी, जो पूर्व अध्यक्ष नारमती ब्राह्मण समाज महेश्वर और वर्तमान संरक्षक होने के साथ साथ केमिस्ट में जिला केमिस्ट एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं। तो काफ़ी अनुभव है अजय जोशी जी को, हम इनके विचार अब जानते हैं। हमारे सामने हैं श्री अजय जोशी जी। अंकल जी, आपके विचार समाज हित में। नर्मदे हर, यह एक बहुत ही सुंदर और आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमारे छोटे भाई शैलेंद्र पारे जी ने जो यह पहल की है, बहुत ही स्वागत योग्य है और निश्चित ही इस चीज़ का समाज को आगामी चुनावों में और अपने दैनिक जो गतिविधियां हैं उस पर भी निश्चित ही इसका फ़ायदा मिलेगा। इसके लिए मैं शैलेंद्र भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और उन्हें अग्रिम बधाई देना चाहता हूं कि आपकी पहल यह सफल हो। आपका जो प्रश्न है या आपकी जो जिज्ञासा है महासभा के संदर्भ में, मेरा ऐसा मानना है कि महासभा को अपने एक नियम, संविधान और कानून के दायरे में रह के काम करना चाहिए। हम एक पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, हमें निश्चित ही संविधान के अनुकूल चलकर समाज सेवा करना चाहिए। महासभा के पास कोई जादू का डंडा नहीं है जो महासभा वो चलाएगी और सारा समाज एक सूत्र में बन जाएगा या विकास कर लेगा। मेरा ऐसा मानना है कि यह महासभा जो है दिनों दिन समाज सेवा में नए नए आयाम स्थापित करे। इसलिए महासभा का जो आगामी चुनाव है वह वैमनस्य और द्वेष भावना की बलि न चढ़ते हुए यह एक योग्य, समर्पित, निष्ठावान समाज सेवी का चयन करे। निश्चित ही उसके लिए आपको समय भी देना पड़ेगा। जो घर फूके अपना, जो कबीर जी का एक वो है, ऐसा ही आदमी हमें चाहिए जो समाज को एक नई दिशा, एक नया उत्थान की मंजिल पर पहुंचाएगा। अभी जो कई दिनों से विवाद चल रहे हैं, महासभा जो अपने नियम बनाती है उसका निश्चित रूप से उसको पालन करना चाहिए। महासभा का यह शताब्दी वर्ष है। पिछले 100 वर्षों से निरंतर समाज में उन्नति, प्रगति हुई है। उसके कोई दस्तावेजी प्रमाण नहीं मिलेंगे, किंतु हमारे जो वरिष्ठ पूर्वज थे उन्होंने समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करा। आदरणीय केसी पारे जी ने संविधान को पहली बार अमल में लाए। उसके पश्चात बिल्लोरे साहब खरगोन, हमारे पीसी शर्मा जी भोपाल, राजेश भाई डोंगरे खंडवा और सुभाष भाई महोदय मानपुर ने भी अथक प्रयासों से समाज की उन्नति में अपना योगदान दिया। अब कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं होता, कहीं ना कहीं उसके कार्य प्रणाली में, उसके कार्य करने में कहीं ना कहीं त्रुटियां रह जाती है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उन त्रुटियों को सुधारते हुए और हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें पीछे पलटकर नहीं देखना चाहिए। यदि मैं
सुभाष महोदय की बात करूं, वे निश्चित ही मधुरभाषी, सरल, सहज और सरलता से मिलने वाले और मुस्कुराकर बात करने वाले हैं। पिछले 2 कार्यकाल उनके रहे। मेरा उनसे व्यक्तिगत मतभेद नहीं रहा, हम जब भी मिले बहुत ही, किंतु कार्य प्रणाली को लेकर मेरा उनसे मतभेद रहा और मैं मतभेद निरंतर उनके नॉलेज में और समाज के भी पटल पर रखता रहा। खैर, ये एक विषय अलग है जो चलता रहेगा। मेरा ये सवाल है आपसे कि आप जब भी कोई प्रश्न करने जाते हैं या कुछ पूछते हैं या जब से किसी के साथ में बैठना, या ऐसा पता चलता है कि आप विरोध ज़्यादा करते हैं, ऐसा क्यों? या लोगों को लगता है कि शायद अजय जोशी जी ने जो बोला है वो विरोध ही है एक तरीके से, ऐसी आपकी छवि क्यों बन गई है या ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा एक ही निवेदन है कि मैं लगभग 1990 से समाज की सेवा में लगा हूँ। मेरे ही कार्यकाल में महेश्वर के समाज के लोगों का सहयोग लेकर एक लगभग 20 लाख का भवन, मांगलिक भवन बनाया। यह मेरे लिए गर्व की बात नहीं है, यह महेश्वर नगर और महेश्वर के समाज के लिए गर्व की बात है कि आज महेश्वर में एक सरल सुलभ धर्मशाला हमारे समाज के लिए उपलब्ध है। साथ ही अन्य समाजों के लिए भी महेश्वर समाज का एक उच्चतर स्तर पर सम्मान हुआ है। मुझे याद आता है कि पिछले 15 साल पहले महेश्वर समाज का कोई नाम भी नहीं जानता था। खंडवा सम्मेलन में महेश्वर समाज को आमंत्रित भी नहीं किया गया था, किंतु उसके पश्चात हमने भूमि पूजन राजेश भाई डोंगरे से और डॉक्टर कैलाश नारायण बिल्लोरी जी से धर्मशाला का भूमि पूजन करवाया। और इसमें एक विशेष बात ये रही कि हमारे समाज के पास तो एक ज़मीन का टुकड़ा भी नहीं था, जो हमने अथक प्रयासों से एक अन्य समाज की महिला से दान में लिया। उस महिला विदुषी को मैं नमन करता हूँ। और विशेषता ये रही कि उन्होंने कहा कि भाई अभी तो मैंने दान दिया है, इसकी दक्षिणा बाकी है। उन्होंने अपनी तरफ से 21,000 रुपये भी धर्मशाला निर्माण के लिए दिए। मैं तहे दिल से मेरे कार्यकाल के लिए महेश्वर समाज का आजीवन ऋणी रहूँगा कि मेरे साथियों ने मुझे भरसक सहयोग दिया। हम लोगों, महेश्वर समाज उतना संपन्न भी नहीं था। हमने खरगोन, इंदौर, खंडवा आदि भोपाल आदि अनेक जगहों से हमने धनराशि एकत्रित की और एक सरल, सहज और सर्व सुविधा युक्त एक मांगलिक भवन का निर्माण किया है। तो मेरा ऐसा कहना है कि यदि आपको कुछ कार्य करना है तो आलोचना का भी स्वागत करना पड़ेगा। मैं हमेशा कार्य प्रणाली का विरोध करता हूं, न किसी व्यक्ति का। व्यक्ति का विरोध तो व्यक्ति के साथ खत्म हो जाता है, किंतु यदि कार्य प्रणाली ठीक हो जाती है तो न कोई मतभेद रहता है न कोई। किंतु कई बार मेरी बातों को कुछ लोगों द्वारा बड़ा ही अलग तरीके से लिया जाता है। एक बात और स्पष्ट कर दूं, क्योंकि मैं नारदी हूं तो मेरे में चाटुकारिता के गुण बहुत कम है, अतः मेरा शायद बोलना या लिखना लोगों को पसंद नहीं आता, क्योंकि मैं चाटुकारिता में विश्वास नहीं करता। समाज सेवा के क्या प्रकार अंकल, मतलब हम किस तरह की समाज सेवा कर सकते हैं कि इसके लिए कोई प्रतिबंधित रहे या हम जो चाहें वैसे हम समाज की सेवा करना चाहें? क्या प्रकार क्या होते हैं इसके? समाज सेवा के विभिन्न प्रकार होते हैं। किसी भी उसमें आपको लगता है कि कोई बच्चा अपनी पढ़ाई के लिए ड्रेस नहीं है, आपके उसके पास किताबें नहीं हैं, आप उसकी मदद कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि समाज से हटकर भी आप सेवा कर सकते हो। जैसे आपको याद होगा, आपने और हमने मिलकर कड़कती ठंड में गरीब लोगों के लिए कंबल और कपड़ों का वितरण किया था, जिसकी सभी ने भूरी भूरी प्रशंसा की थी। तो समाज का न कोई धर्म होता है, न कोई जाति होती है। हाँ, अपने समाज के लिए आपको जितना कर सकते हो करना चाहिए, बगैर किसी लाभ या स्वार्थ के। निस्वार्थ भाव से सेवा, निस्वार्थ भाव से सेवा करोगे तो आपको निश्चित ही अच्छे फल मिलेंगे। एक प्रश्न मेरा आता है कि जैसे
हमारे निकट एक ग्राम में दहीवर में श्री मोहिते जी की जब तबीयत खराब हुई और उन्होंने आर्थिक सहयोग के लिए अपील करी थी, तब नार्मदी ब्राह्मण समाज महेश्वर और सभी वरिष्ठ जनों ने मिलकर एक कलेक्शन करा और उस कलेक्शन की राशि समाज अध्यक्ष जी और सभी ने वहाँ पहुँचाई, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि वो जो सदस्य थे, मतलब नार्मदी ब्राह्मण समाज महेश्वर एज वेल एज सभी दूर से पैसा आया था वहाँ पर, सभी ने मदद करी थी उनकी। उसका रिजल्ट ये हुआ है कि आदरणीय मोहिते जी अब धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे हैं और वो जल्द ही पूर्णतः स्वस्थ होकर हम सबसे मिले, ऐसी हमारी कामना, ऐसी ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन अन्य किसी के साथ में अभी अगर इस तरह की समस्याएं बने या वो अगर आर्थिक परेशान है, तो क्या उसके लिए कोई योजना या कुछ? आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपको याद होगा हम लोगों ने मिलकर आदरणीय मोहिते जी की मदद की थी और ईश्वर का यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि वे स्वस्थ भी हो गए। उसी घटनाक्रम को देखते हुए इसके पश्चात एक और मंदोरी की लड़की के लिए भी हम लोगों ने मदद की थी। यही सब घटनाक्रम को देखते हुए मेरे मन में विचार आया कि हम एक ऐसा कोई फंड या ऐसा ट्रस्ट बनाएं जिसमें उपकरण, आर्थिक सहायता और चिकित्सीय परामर्श उस व्यक्ति को मिले और वह जल्दी से जल्दी उसको स्वास्थ्य सेवा भी मिले और वह तुरंत अच्छा होकर पुनः अपनी दैनिक जिंदगी जीने लगे। इसलिए मैंने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक नर्मदा सेवा न्यास का गठन किया है, जो संभवतः एक आध महीने में अपना कार्य रूप में आ जाएगा। तो उसमें महेश्वर के अलावा अन्य कई शहरों से समाज के सदस्यों ने बहुत ही उसकी प्रशंसा की है और उन्होंने कहा है कि हम लोग बिल्कुल ही इसमें योगदान, आर्थिक योगदान भी देंगे और अन्य सहयोग भी। कई डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने कहा हम परामर्श भी देंगे। हम लोग उन जो बड़े हॉस्पिटल हैं उनकी फीस में भी और उनके जो चार्जेस हैं उसमें भी हम उसमें निश्चित रूप से कंसेशन करवा कर जो उसकी सुविधाएं हैं वो आपको मुहैया कराएंगे। तो वो बहुत ही जल्द समाज के बीच में आने वाला है और मैं चाहूँगा कि सभी लोगों की उसके लिए शुभकामनाएं मुझे मिले और यह कार्य बहुत शीघ्र ही प्रारंभ होने वाला है। स्थानीय इकाई अध्यक्ष का स्थानीय समाज सदस्य कैसे सपोर्ट करे? मतलब कहीं देखा है कि स्थानीय इकाई के कुछ सदस्य आते ही नहीं हैं, पदाधिकारी अकेले पड़ जाते हैं, तो शायद जो कार्य होना चाहिए वो उसमें कहीं गिरावट आती है या कहीं और परेशानी आती है। तो किस तरह का, क्योंकि आप पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं, आप जब अध्यक्ष थे तब आप क्या अपेक्षा करते थे कि मुझे समाज के सदस्य या युवा वर्ग किस तरह से आके सपोर्ट करे ताकि मेरी जो कार्य क्षमता है वो दोगुनी हो? मेरा सा जो खुद का अनुभव है और जो महासभा अध्यक्ष के लिए जो योग्यताएं हैं वो निश्चित रूप से इकाई अध्यक्ष के लिए भी होना चाहिए। उसको पूर्णतः समर्पित, सरल, सहज, सुलभ होना चाहिए। किसी भी कार्यक्रम के लिए आप यदि सहयोग मांगेंगे तो निश्चित रूप से समाज सहयोग देता है, यह मेरा अपना अनुभव है। मेरे अकेले का यह जो धर्मशाला का प्रकल्प है, मेरे अकेले की ताकत नहीं थी कि मैं उसको बना पाता, किंतु समाज ने, हाँ, उसके लिए मेरे को कठिन प्रयास करना पड़े, किंतु समाज के लोगों को जब मैंने शामिल किया अपने साथ तो निश्चित रूप से सफलता मिलती है। मेरा सारे इकाई अध्यक्षों से निवेदन है कि वे आगे बढ़कर नेतृत्व करें और नेतृत्व का गुण यही होता है कि आप अकेले चलेंगे तो कारवां बढ़ता जुड़ता चला जाता है। तो आपको निश्चित रूप से सबका सहयोग लेकर काम करना चाहिए, तो कोई आपको असफल नहीं सिद्ध कर सकता और कार्य में हमेशा सफलता ही मिलेगी, बशर्ते कि आपको पहल करना पड़ेगी। युवाओं के लिए आपका कोई संदेश कि युवा कैसे समाज से जुड़े या क्या करे? मतलब कुछ युवा, जैसे आजकल क्या हुआ है कि जॉब के चलते बाहर चले जाते हैं या किसी को जॉब नहीं मिल रहा है या कोई अपने मस्ती में ही मस्त है, तो युवाओं को क्यों समाज से जुड़ना चाहिए? उनको क्या लाभ और युवा किस तरह जुड़े? क्या पहल हो, क्या हो कि आगे युवा बढ़ के आए? क्योंकि आप वरिष्ठ जन हैं, आप एक समय तक आप हमें मार्गदर्शित कर सकते हैं, उसके बाद में समाज की बागडोर किन हाथों में? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। युवाओं की अपनी समस्या है, अपनी उनकी जवाबदारियां हैं, अपने एजुकेशन का उनका कार्यकाल रहता है, तो निश्चित रूप से वो पूरा समय नहीं दे पाते। किंतु युवाओं को
भी यह सोचना चाहिए कि आगे चलकर हमको ही नेतृत्व करना है। आधुनिक टेक्नोलॉजी का जो युग है उसमें हमारा समाज के युवा निश्चित ही पूना बॉम्बे से आगे चल के अमेरिका और इंग्लैंड और फ्रांस आदि में सर्विस कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं और अच्छे जॉब में हैं और पूर्णतः अपने व्यावसायिक जीवन में सफल हैं। किंतु मेरा ऐसा निवेदन है कि 2 या 3 कर्ज रहते हैं सामान्य जीवन में, एक माता का, एक समाज का। तो उस ऋण को पूरा करने के लिए समाज के युवाओं को भी आगे आना चाहिए और बुजुर्ग लोगों को उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। अभी एक विकट समस्या है, एक जो ग्रुप है वो बहुत ही अति उन्नत हो गया है, उसको ये समस्या नहीं है। वहाँ पर दूसरी समस्या है तलाक और मतभेद और अल्प समय में वे संबंध विच्छेद हो जाते हैं। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं स्वच्छंदता और संस्कारों की कमी है। मेरा ऐसा निवेदन है कि माता पिता को भी युवाओं को अपने जो संस्कार हैं, अपने परिवार के संस्कार हैं, अपने धार्मिक संस्कार हैं, उनसे जोड़कर रखे तो निश्चित ही, और लड़का हो या लड़की हो, उनको दोनों को सहनशील और एक दूसरे को समझने का प्रयास करना चाहिए, तो शायद यह समस्या नहीं आएगी। दूसरा एक वर्ग वो है जो अति विपन्न है, जो कहीं किराने की दुकान पे नौकरी कर रहा है, कोई किराना दुकान चला रहा है, कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है या कोई पंडिताई कर रहा है। इन लोगों के लिए लड़की मिलना आजकल बहुत दुर्भर है, और जब ऐसे लोगों को लड़के या लड़कियां नहीं मिलती तो ये अन्य विजाति समाज में जाकर विवाह करते हैं, जो समाज के लिए आगे जाकर बहुत ही दुखदायी होना है। अतः मेरा महासभा और इकाई अध्यक्षों से निवेदन है कि छोटे छोटे सामूहिक सम्मेलन, परिचय सम्मेलन किए जाएं, जो आडंबर रहित हों, जो मंच माला माइक से मुक्त हों, और वहां पर लड़के लड़कियां जो अपनी सामान्य उम्र से अधिक के हो गए हैं, या विधवा हैं या परित्यक्ता हैं, ऐसे लोगों को मिलाकर इनका जीवन सफल करने की अपने को कोशिश करना चाहिए। और इसके लिए महासभा के साथ ही सारी इकाइयों को एकजुट होकर क्रमशः परिचय सम्मेलन निरंतर करते रहना चाहिए, ताकि यह समस्या से, और यदि इस कार्य में हमारा समाज सहयोग देगा तो निश्चित रूप से युवा भी समाज की मुख्य धारा में आने की कोशिश करेंगे। अन्यथा कई लोगों का कहना है कि भाई समाज हमारे लिए यदि लड़की भी उपलब्ध नहीं करा पाता या एक मंच भी उपलब्ध नहीं करा पाता तो हम समाज से कैसे जुड़ पाएंगे। कई बार ये होता है कि कम पढ़े लिखे लड़कों को भी लड़कियां नहीं मिलती। परिचय सम्मेलन में ऐसी व्यवस्था की जाए कि उनको परिचय देने की जरूरत न पड़े और लड़की सुलभ हो जाए उनके लिए, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा युवाओं की जो रोजगार की समस्या है, मैं चाहता हूं कि कोऑपरेटिव सेक्टर का अपन उपयोग करें। हमने महेश्वर में, मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ के नामदीय हितवर्धनी संस्था को, जिन्होंने युवाओं को जोड़कर एक संस्था बनाई है जो कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती है, बगैर किसी औपचारिकता किए हुए, या बहुत ही अल्प औपचारिकताएं करना पड़ती है। मेरा ऐसा सपना है कि इस हितवर्धनी संस्था को बड़े रूप में, या तो विशाल रूप से कोई किराने का बड़ा स्टोर खोला जाए, या और कोई ऐसे संस्थान जिसमें हमारे समाज के लोग, जैसे कि स्कूल, कोचिंग क्लासेस, इसमें हमारे लोगों को ही नौकरी मिले और हमारे लोगों द्वारा ही संचालित हो, तो निश्चित रूप से हमारे समाज की बेरोजगारी की समस्या भी समाप्त होगी। और निश्चित ही यदि समाज युवाओं के लिए कुछ करता है तो निश्चित ही उससे बढ़ चढ़कर युवाओं का सहयोग मिलेगा। ठीक है अंकल, आपके विचार जानकर काफ़ी अच्छा लगा। हम फिर से आपके पास आएंगे क्योंकि समय ज़्यादा लंबा हो रहा है और टाइम की भी पाबंदी रहती है। जो वीडियो देखेंगे वो समझे पहले, तो ज़रूर आपको अगली बार फिर आपके विचार जानना चाहेंगे और समाज हित की पहल के लिए आपके पास ज़रूर उपस्थित होंगे। आप बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नर्मदे हर अक्षय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि आप जैसे युवा जो समाज सेवा में जुटे हुए हैं
ऐसे ही समाज सेवा करते रहें। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद।